Dear students of class 9th, I am starting your new chapter number 3, Atom and Molecules of your science book. एटम, सबसे पहले आपको पता है मैटर क्या होता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि मैटर क्या होता है। एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास होता है और जो रखने के लिए कोई स्पेस ले, वो आपका मैटर है। ठीक है, अब आज हमें पता है कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम एटम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो सब्सटेंस हमारा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है। तो वो एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चला कि एटम जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, कि हाउ दे आर फॉर्म्ड, ये सब इस चैप्टर का पार्ट है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए स्टार्टिंग से ही बहुत ध्यान से करना है। तो चैप्टर का नाम ही आपका है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड, हाउ दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग जो हुई, जब इस वर्ड जो एटम वर्ड आया, वो एटम वर्ड कैसे आया हमारा। ठीक है, सबसे पहले महर्षि कन्नड़ जिन्होंने पोस्टुलेट किया, जो हमारे इंडियन ही हैं, इंडियन थे। ठीक है, postulated that if we go on dividing matter we get smaller and smaller particles. Ultimately a stage come when the smallest particle we get that does not cause further division. He named it as परमाणु। उसने इसे परमाणु नाम दे दिया। उसने बोला कि अगर हम किसी भी चीज को, जैसे सपोज आपके पास एक पीस ऑफ चौक है ना, आप उसे क्रश करते जाओ। ठीक है, तो एक ऐसा पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, एक ऐसा पार्टिकल आएगा जो फर्दर ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो दैट ही नेम्ड एज परमाणु। उसने कहा कि अगर हम किसी भी चीज को डिवाइड करते जाएं तो इतने स्मॉलर पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे कि वो एक ऐसा पार्टिकल प्रोड्यूस होगा जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ही नेम्ड इट एज परमाणु। तो उसने इसका नाम, जो सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, ठीक है, the smallest particle of any matter that cannot be further subdivided, he named it as परमाणु। तो उसने उसका नाम परमाणु रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद एक अदर साइंटिस्ट पाकुदा काटायामा, ठीक है, उसने क्या बोला, said that this particle exist in a combined form which gives various forms of matter। अब पाकुदा ने क्या बोला, पाकुदा के अकॉर्डिंग क्या था कि जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करके ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर बन रहा है हमारा। अब हमारे अराउंड इतनी सारी चीजें हैं, वो सारे मैटर अलग अलग, कोई भी, आप एक तो ये चीज याद रखना कि आपके अराउंड कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैटर नहीं है। सबसे पहली चीज, इवन एयर जो आपको नहीं दिखती वो भी मैटर है ना, क्योंकि बलून के अंदर हवा भरते हो तो बलून फूल जाता है, मतलब वो भी स्पेस लेती है। और आपने कभी ज्वेलर को देखा होगा, जब वो वे करता है तो एक ऐसी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो छोटी सी वेइंग मशीन होती है, ठीक है, ताकि एयर भी एंटर ना कर पाए उसके अंदर। क्यों? क्योंकि एयर का भी मास है। तो पाकुदा ने बताया कि पाकुदा के अकॉर्डिंग ये जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, ये कंबाइन कर जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर प्रोड्यूस कर देते हैं विच आर अराउंड अस। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट डेमोक्रिटस एंड ल्यूसेपस, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ही कॉल्ड दिस इनडिविजिबल पार्टिकल एज एटम। अब पहली बार एटम वर्ड कहां पर आया, पहली बार जो है वो एटम वर्ड दिया डेमोक्रिटस ने। ठीक है, ल्यूसेपिस भी उसके साथ लगा हुआ था। उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम एक मैटर को डिवाइड करते जाए तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो पार्टिकल आगे डिवाइड नहीं होगा। वही ऊपर वाली बात है महर्षि कन्नड़ वाली। ठीक है, लेकिन उसने इनडिविजिबल वर्ड भी यूज कर लिया, उसने एटम वर्ड भी यूज कर लिया। ठीक है, द पार्टिकल ऑब्टेन विच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड, दैट इज द पार्टिकल कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन अप, he named this indivisible particle as atom। तो पहली बार एटम वर्ड आया जो आज हम यूज करते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद कई डिस्कवरीज चलती रही, ठीक है। तो एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कंपाउंड जब ये एलिमेंट आपस में कंबाइन कर जाते हैं। तो देखो कुछ कुछ इन्होंने बोला था ना पाकुदा ने कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये कंबाइन कर जाते हैं और फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर बना देते हैं, बिल्कुल ठीक बात बोली थी। यही आगे चल के डिस्कवर हुआ कि एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि ऐसे लॉज जो हमें ये बताते हैं कि ये एलिमेंट कैसे कंबाइन करते हैं और कैसा ये मैटर बन रहा है, कैसे कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो उनके जो लॉज हैं दैट वाज गिवन बाय एंटोनी एल लवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है। एंटोनी एल लवोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे और फिर उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए, 2 लॉज दिए, ठीक है। गिव द 2 लॉज नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके बेसिस पे हम बताते हैं हाउ द एलिमेंट्स कंबाइन, हाउ द एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स। अभी बहुत सारी चीजें इसमें बेसिक चीजें सीखनी रहती हैं, ठीक है। ये जो ऊपर का पार्ट है वो जस्ट फॉर नॉलेज है, ऐसा कुछ एग्जाम में ज्यादा नहीं आता है आपका। आगे जो 2 लॉज में कराऊंगी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखना, एंटोनी एल लवोजियर, ठीक है, एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, जिन्होंने हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए और वो स्टेट करने के लिए आएंगे, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मास एंटोनी एल लेवोजियर और आपका जोसेफ एल प्राउस्ट ने जो 2 लॉज दिए थे, उसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी बताया ना, देयर आर 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला लॉ क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन के अंदर ना तो मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हैपन हो रही है तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जो 2 चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं या 3 चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, उससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, उनका टोटल मास जो होगा वो रिएक्टेंट के ही टोटल मास के इक्वल होता है। कैसे, अभी एक एग्जांपल देती हूँ। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। In a chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by mass. ठीक है, ये तुम्हारा लॉ है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट कंबाइन करते हैं वो इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास ही कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो सबसे पहले हम जो कंपाउंड का फार्मूला बच्चे को बताते हैं वो बताते हैं वाटर का, है ना। तो वाटर का फार्मूला होता है H2O। आप इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करूं तो उसमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके ही 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा, ठीक है। कैसे, देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मासेस की रेशियो क्या होगी, हाइड्रोजन का 1 एटम का मास 1 ग्राम होता है, तो 2 एटम का मास हो गया 2 ग्राम। 1 एटम का मास 1 ग्राम होता है हाइड्रोजन के, तो 2 एटम का मास क्या हो गया 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16, एक ही एटम है ना 16, तो कैंसिल करो 2 1 द 2, 2 8 द 16, मतलब इनकी मासेस हमेशा 1:8 रेशो में कंबाइन करेंगे हमारे, तभी हमारा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इन ए कंपाउंड लाइक वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, ठीक है। चाहे किसी भी रिसोर्स का पानी क्यों ना हो, किसी भी रिसोर्स का पानी क्यों ना हो, आप जब उसको चेक करोगे तो उसका जो कंबाइन करने की जो रेशियो है इट इज ऑलवेज 1:8, मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो ही आपका वाटर बनता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। दे आर ऑलवेज कंबाइंड इन द रेशियो 1:8, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप 9 ग्राम पानी ले लो तो 9 ग्राम पानी को अगर आप डिकम्पोज करोगे तो उसमें आपको 1 ग्राम
हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। अब देखो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल, ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे अमोनिया जो है आपका, उसमें नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन की रेशियो 14:3 होती है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, ठीक है। और अमोनिया का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का तो वन एटम का 1 हुआ, तो 3 एटम का क्या हुआ? 3, ठीक है। और नाइट्रोजन का होता है आपका नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन वर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाय मास। तो अमोनिया का फार्मूला होता है आपका NH3 और एक एटम का मास होता है इसका 1 ग्राम, तो 3 एटम का मास हो गया 3 ग्राम, ठीक है। और नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम ही होता है आपका एक एटम का। तो आपकी जो रेशियो आएगी नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इन विच टू कंबाइन टू फॉर्म द 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज 14:3। ये कैंसिल नहीं होती, इसलिए एज सच यही की यही रहेगी, ठीक है। नाइट्रोजन की एक एटम का मास 14 ग्राम होता है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 ग्राम होता है। तो 3 एटम हो गए, तो इसलिए 3 हो गया, 1 + 1 + 1 3, और नाइट्रोजन का एक ही एटम है तो 14, तो रेशियो इज 14:3। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ऑन 32 पेज, ऑन पेज नंबर 32 आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं आपको करवा रही हूँ, एज एन एक्सरसाइज में है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट टुगेदर टू गिव सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो रिएक्ट कर रहे हैं दे आर सेड टू बी रिएक्टेंट, और जो बन रहे हैं दे आर सेड टू बी प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो कंबाइन कर रहे हैं दे आर सेड टू बी रिएक्टेंट्स, और जो बन रहे हैं ये तीनों दीज आर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो मास क्रिएट हो सकता है, ना नया बन सकता है, ना डिस्ट्रॉय बना हुआ खत्म हो सकता है। इट ओनली बी कन्वर्टेड, ये सिर्फ कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उनसे जो नई चीज बनेगी वो प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तभी तो कहेंगे ना कि ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ। तो आपको ना उसमें सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड का मास दे रखा है 5.3 ग्राम और 6 ग्राम, तो मैंने दोनों को ऐड अप करके रिएक्टेंट का मास 11.3 ग्राम निकाल लिया। अब उसके बाद आपको मास ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या दे रखा है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे रखा है 2.2 ग्राम, वाटर का दे रखा है 0.9 ग्राम, और सोडियम एसीटेट का दे रखा है आपको 8.2 ग्राम, ठीक है। तो 2.2 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है, 0.9 ग्राम वाटर का है, और 8.2 ग्राम आपका सोडियम एसीटेट का है। तो तीनों प्रोडक्ट्स के मास को मैंने ऐड अप कर दिया, तो ये भी 11.3 ग्राम ही आ रहा है। इट मींस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, एंड सो वी आर वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये स्टेट करने के लिए भी आते हैं और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आता है, ऐसा जैसे मैंने आपको करा दिया, ठीक है। नाउ योर लेक्चर इज ओवर, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल, एंड इफ एनी प्रॉब्लम occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.